नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने टीएसबी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग फिर आ गए हैं एलटी केबीएस एनबीएस आदि में ज्योग्राफी प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर, जो कि आपके सामान्य अध्ययन और विषय दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ग्रांड बैंक एक प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, ग्रांड बैंक एक प्रमुख उत्पादक है। किस चीज का है भैया ग्रांड बैंक प्रमुख उत्पादक? नाइट्रेट का, लौह ऐश का, समुद्री मत्स्य का और बॉक्साइट का। ठीक है, आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं कि ग्रांड बैंक एक प्रमुख उत्पादक है? नाइट्रेट का, लौह ऐश का, समुद्री मत्स्य का और बॉक्साइट का। गुड इवनिंग संतोष जी। सर, दरअसल कुछ मेरी आउट ऑफ स्टेट यात्राएं थी, उन्हीं को निपटा कर अब हम आज आपके सम्मुख आए हैं। अब हम लोग रेगुलर रहेंगे क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर करते रहिए कि ग्रांड बैंक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है किस चीज का। ठीक है, बताइएगा। नाइट्रेट का, लौह ऐश का, समुद्री मत्स्य का अथवा बॉक्साइट का? ऑप्शन सी संतोष जी, ऑप्शन सी समुद्री मत्स्य का। बिल्कुल, समुद्री मत्स्य जो है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। जब आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो आपको यहां पता चलेगा कि यहां अंध महासागर है, यानी अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर में दो जलधाराएं आती हैं। एक ठंडी जलधारा आती है जिसका नाम है लैब्राडोर, और एक जलधारा आती है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। जब ये दोनों जलधाराएं मिलती हैं तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर क्या होता है, एक जल का काफी आदर्श रूप मिलता है, यानी ना बहुत ज्यादा ठंडा जल ना बहुत ज्यादा गर्म जल। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहां पर प्लवंग का, प्लैंक्टस जिसको बोलते हैं, प्लैंक्टस का विकास हो जाता है। और प्लैंक्टस जो होता है ये मछलियों का प्रिय भोजन है। तो मछलियां इन प्लैंक्टस को खाने के लिए यहां इकट्ठा होती हैं। तो ये जो ग्रांड बैंक है ये मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, तो किसके लिए होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी, मत्स्य के लिए होगा ये। ऐसे ही एक आपको पता होगा उत्तरी सागर में डागर बैंक है, डागर बैंक। तो ग्रांड बैंक, डागर बैंक, ये सब जो है मत्स्य उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। बिल्कुल, गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलन बिंदु होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किर्गिज एक घुमक्कड़ जनजाति है। मध्य एशिया की, दक्षिण पूर्व एशिया की, पश्चिमी एशिया की और दक्षिणी एशिया की। बताइए, आपके ऑप्शंस हैं। किर्गिज एक जनजाति है, घुमक्कड़ जनजाति है, कहां की? मध्य एशिया की अथवा दक्षिण पूर्व एशिया की, पश्चिमी एशिया की या दक्षिणी एशिया की? चलिए बताइए संतोष जी, कहां की है भाई ये जनजाति किर्गिज? आपसे बहुत सारी जनजातियां पूछी जाती हैं, किर्गिज, बंटू, बेद्दा, टू का ए, मध्य एशिया। बिल्कुल संतोष जी, मध्य एशिया क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। किर्गिज कहां की जनजाति है? मध्य एशिया की। मध्य एशिया में मुख्यतः किर्गिस्तान जो देश है, किर्गिस्तान, मुख्यतः इनका निवास कहां पर होता है? किर्गिस्तान में है। लेकिन उसके साथ साथ ये कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, इवन चीन में भी थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो जनजाति है किर्गिज, ये घुमक्कड़ जनजाति है। और कहां की है ये? मध्य एशिया की। मेजरली जो है ये कहां की है? किर्गिस्तान की है। क्लियर है? यर्ट कहा जाता है इनके घरों को। बिल्कुल संतोष जी, इनके घरों को यर्ट कहा जाता है। तो ये खाना बदोश जीवन जीते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है। आपके ऑप्शंस हैं
काली मिट्टी से, लाल मिट्टी से, लेटेराइट मिट्टी से अथवा मरुस्थलीय मिट्टी से? बताइएगा। गुजरात अधिकांशतः आच्छादित है किस मिट्टी से भाई? बताइएगा किस मिट्टी से आच्छादित है गुजरात? काली से, लाल से, लेटेराइट से अथवा मरुस्थलीय से? हम लोगों ने इसको चर्चा भी किया था ना, मृदा को। आईसीआर ने भारतीय मृदाओं को कितने समूह में बांटा हुआ है भाई? 8 समूहों में बांटा हुआ है ना। और भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है भारत में? एल्यूवियल सॉयल पाई जाती है ना, जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है। लेकिन प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है कि भाई कौन सी मृदा जो है वो गुजरात किस मृदा से आच्छादित है? तो चलिए देखते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र जो क्षेत्र है, गुजरात और ये दोनों क्षेत्र क्या है? काली मृदा से आच्छादित है। यहां पर किस मृदा का ज्यादा प्रभाव पाया जाता है? ब्लैक सॉइल का ज्यादा प्रभाव पाया जाता है, काली मृदा। ठीक है, काली मृदा का यहां पर ज्यादा प्रभाव पाया जाता है। बिल्कुल संतोष जी, ए इज द करेक्ट आंसर। काली मृदा के बारे में हमने देखा ही था कि काली मृदा जो है वो किसके कारण काली होती है? टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काली होती है ना, टिटनी फेरस मैग्नेटाइट। और इसको अन्य किस किस नाम से जानते हैं? इसको अन्य किस किस नाम से जानते हैं भाई? इसको हम जानते हैं चेरनोजम। किस नाम से जानते हैं? चेरनोजम के नाम से जानते हैं ना। इसको हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम कपाशी मृदा के भी नाम से जानते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा। तो ये सारे नाम इसके हैं। क्लियर है? ये सारे नाम इसके हैं, चेरनोजम, रेगुर, काली कपाशी मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा। क्लियर है? टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि स्टेलेग्माइट निर्मित होते हैं। स्टेलेग्माइट जो होते हैं निर्मित होते हैं, दो चीजें होती हैं, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। तो कुछ भी पूछ सकता है ना, इन्हीं में से बताना है क्या किससे निर्मित होते हैं भाई ये? बिल्कुल संतोष जी, काली कपाशी, चेरनोजम आदि आदि, है ना। चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? संतोष जी, स्टेलेग्माइट, स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट किस क्रिया से निर्मित होता है? हिमानी प्रक्रिया से, जलीय क्रिया से, पवन की क्रिया से अथवा लहरों की क्रिया से? किस क्रिया से निर्मित होता है ये? चलिए देखते हैं। तो जो कार्स्ट प्रदेश होते हैं, कास्ट प्रदेश, जहां पर चूने की मात्रा ज्यादा होती है, किसकी मात्रा ज्यादा होती है? चूने की। ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है कि जो जल होता है, मान लीजिए यहां पर कास्ट प्रदेश है, यहां कोई नदी जा रही है, अब ये नदी जाएगी तो यहां पर क्योंकि चूने की मात्रा अधिक है तो वो नदी यहीं पर भूमिगत हो जाएगी, है ना। इसके साथ क्या होगा? चूना गल के और इसी के साथ ये भूमिगत हो जाएगी। या फिर बारिश हो रही है तो यहां पर बारिश के भी प्रभाव के कारण क्या होगा? जल जो है वो भूमिगत हो जाएगा। तो जब किसी पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे आप अगर देखें तो आपको चित्रकूट में दिख सकता है, चित्रकूट में जो गुप्त गोदावरी वाला क्षेत्र है, आप जब वहां जाएंगे तो वहां देखेंगे कि आपको ये आकृतियां दिखती हुई मिलेंगी, है ना, स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट। तो किस क्रिया से बनता है ये जलीय क्रिया से बनता है। और कहां पर बनता है? कास्ट प्रदेशों में बनता है। अब होता क्या है, मान लीजिए ये कोई गुफा है, इस गुफा में जब चूने का निक्षेप या पानी जब नीचे आता है, तो जब पानी नीचे आता है तो उसके साथ जो चूना है वो चूना
इसकी सतह से चिपक जाता है। मान लीजिए गुफा का तल है और ये उसकी छत है, ठीक है, ये क्या है, ये छत है और ये है तल। तो जब चूने का निक्षेप छत से लेकर नीचे की तरफ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, स्टेलेक्टाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टेलेक्टाइट कहलाएगा। लेकिन जब यहां पर चूने के निक्षेप के कारण एक स्तंभ का निर्माण होगा तो ये क्या कहलाएगा, स्टेलेक्टाइट कहलाएगा। क्लियर है। तो स्टेलेक्टाइट जो होता है वह जलीय क्रिया द्वारा, चूने के निक्षेप द्वारा, कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा गुफा के तल पर बनने वाली एक स्तंभीय आकृति है। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार लावा द्वारा निर्मित नहीं है। कौन सा पठार लावा द्वारा निर्मित नहीं है। ठीक है, 4 का बी, बिल्कुल संतोष जी, 4 का बी होगा। चलिए तो क्या है, आपके ऑप्शंस हैं कि कौन सा पठार लावा द्वारा निर्मित नहीं है। ब्राजीलियन पठार, पेंटागोनियन पठार, दक्कन का पठार और कोलंबियन पठार। तो ये तो पता ही है भाई कि दक्कन का पठार लावा निर्मित है ना। दक्कन का पठार क्या है, लावा निर्मित है। पठारों के निर्माण में प्रायः जो है क्या देखा गया है कि वहां पर लावा के निक्षेप पाए गए हैं। जैसे ब्राजीलियन पठार में भी लावा कुछ अंशों में उत्तरदायी है, दक्कन पठार में है ही, कोलंबियन पठार में है ही। पेंटागोनियन पठार जो है ये गिरिपदीय पठार का उदाहरण है। क्लियर, किसका उदाहरण है, गिरिपदीय पठार का उदाहरण है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, गिरिपदीय पठार का उदाहरण है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा आपका पेंटागोनियन पठार। क्लियर। अगले पर आते हैं। प्रश्न है कि ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में समताप रेखाएं अधिक उत्तर या दक्षिण की तरफ झुकी मिली हैं। ग्रीष्म और शीत ऋतु में जो समताप रेखाएं होती हैं वो किधर अधिक झुकी हुई मिलती हैं। छोटेलाल 5 का बी, बिल्कुल छोटेलाल जी। क्या प्रश्न है भाई कि ग्रीष्म और शीत ऋतु में समताप रेखाएं, समताप रेखाएं क्या होती हैं, समान तापमान वाले, मानचित्र पर समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं, क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं क्या होती हैं, समताप रेखाएं होती हैं। क्लियर है। तो पृथ्वी के क्षेत्र पर समान तापमान वाले क्षेत्रों को, पृथ्वी पर समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, समताप रेखाएं कहलाती हैं। और समताप रेखाओं में क्या होगा भाई कि ये उत्तर और दक्षिण की तरफ झुकी हुई मिली हैं। कहां पर, एशियाई भूखंड पर, अटलांटिक महासागर पर, ऑस्ट्रेलिया में या हिंद महासागर पर। 6 का ए, छोटेलाल जी 6 का ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6 का ए ही होगा, एशियाई भूखंड। इसका रीजन क्या है, क्योंकि एशियाई भूखंड पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है ज्यादा, अधिकांशतः, है ना। कैसी जलवायु पाई जाती है, महाद्वीपीय जलवायु का जो प्रभाव होता है, इसी कारण यहां पर जो समताप रेखाएं हैं वो उत्तर और दक्षिण की तरफ झुकी हुई दिखाई पड़ती हैं। बाकी ज्यादा पर और सारी भौगोलिक दशाएं काम कर जाती हैं, इसलिए ऐसी स्थिति नहीं आ पाती है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यह कथन की जलवायु की साधारण प्रतिकूलता सभ्यता की जननी है। जलवायु की साधारण प्रतिकूलता सभ्यता की जननी है, कथन किसका है, ई हॉटिंगटन महोदय का है, वाइदल लाब्लास का है, डडले स्टाम का है कि ई सैम्पुल का है। बताइए किसका है, संतोष जी और छोटेलाल जी, किसका है भाई ये, किसका कथन है कि जलवायु की साधारण प्रतिकूलता सभ्यता की जननी है। मतलब इन्होंने ये कहा कि जब तक जलवायु अनुकूल होगी तब तक सभ्यताओं के विकास का जो विकास में जो तीव्रता है वो कम आ पाएगी, है ना। लेकिन जब जलवायु प्रतिकूल होगी, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जब प्रतिकूल जलवायु होगी तब सभ्यताओं का जन्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति क्या करेगा, जैसे आप देखिए पुरा पाषाण काल में देखिए, जब मनुष्य गुफाओं में रह रहा था
जलवायु प्रतिकूल थी, उसके अनुकूल नहीं थी, तो उसको लगा कि नहीं भाई हमको आना पड़ेगा, तो मध्य पाषाण काल में मैदानों पर उतर आया, उसने अपने आवास बनाने शुरू किए। धीरे 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 देखिए आज वर्तमान समय की स्थिति को देखा जाए तो भाई हमारे यहाँ क्या चल रहा है, भयंकर बड़े बड़े आवास बन रहे हैं, कहीं कैसे बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है ना, कहीं पर आप चले जाएंगे ऐसे ही जब ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो वहां पर आवास कैसे बन रहे हैं, वहां घर कैसे बन रहे हैं। तो क्या होता है इसका, बिल्कुल ई हॉटिंगटन महोदय का यह कथन है कि जलवायु की साधारण प्रतिकूलता सभ्यता की जननी है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे, है ना, अमेरिकी भूगोलवेत्ता ई हॉटिंगटन, इन्होंने ही कहा था कि जलवायु जो है वो क्या है, प्रतिकूलता, जलवायु की प्रतिकूलता जो है सभ्यता की जननी। जब जलवायु प्रतिकूल होगी तो सभ्यताओं का विकास होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक यातायात के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आंतरिक यातायात के लिए आपके ऑप्शंस हैं राइन, मिसिसिपी, अमेजन, होंगहो। कौन सी नदी होगी भाई, कौन सी नदी होगी जो अपने आंतरिक इंटरनल परिवहन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, राइन, मिसिसिपी, अमेजन अथवा होंगहो। राइन, मिसिसिपी, अमेजन, होंगहो। 8 का ए, बिल्कुल छोटे लाल जी, 8 का ए इज अ करेक्ट, है ना, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। ए इज अ करेक्ट आंसर, क्लियर। राइन, राइन क्या होगी, आंतरिक यातायात के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। स्विस आल्प से निकलती है ना, स्विस आल्प से निकलती है और उत्तरी सागर में जाके गिर जाती है। तो ये जो है आंतरिक यातायात के लिए, और इसको ये भी माना जाता ना कि विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी मार्ग कौन सा है यातायात के दृष्टिकोण से, तो राइन रिवर है, क्लियर है। राइन रिवर विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल मार्ग है, क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसको कोल रिवर भी बोलते हैं ना, कोयला क्षेत्र से निकलती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, होंगहो, नील, इरावदी अथवा मिसिसिपी। कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, बताइएगा। संतोष जी, छोटेलाल जी, कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। नाइन का बी, नील, बिल्कुल नील क्या है, निम्न में नील जो है वो सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। मिसिसिपी भी बनाती है बड़ा डेल्टा, लेकिन इनमें से अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन बना रही है, नील नदी बना रही है। और ऐसे में पूछा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है भाई, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है ना। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यहां पर निम्न में क्या होगा, नील नदी जो होगी वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाएगी, क्लियर है। नील नदी को और क्या कहते हैं, जब आप थॉट पढ़ेंगे तो वहां बताइए किसका कथन है कि मिस्र नील नदी का वरदान है, मिस्र नील नदी का वरदान है। थॉट्स में आप पढ़ते हैं ना इसको, किस ग्रीक जोग्राफर का ये है भाई, मिस्र नील नदी का वरदान है, कमेंट में बताइएगा। चापाकार डेल्टा, बिल्कुल नील नदी कैसा डेल्टा बनाती है, चापाकार डेल्टा बनाती है ना। मिसिसिपी कैसा बनाती है, बर्ड फुट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा 180 देशांतर से कितनी बार विचलित होती है, बताइए। हेरोडोटस ने, बिल्कुल संतोष जी, हेरोडोटस ने कहा था, बिल्कुल करेक्ट छोटेलाल जी, करेक्ट आंसर है। हेरोडोटस ने क्या कहा था कि मिस्र नील नदी का वरदान है।
और इन्होंने ही डेल्टा शब्द भी दिया था ना। डेल्टा शब्द किसने दिया था? चलिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? 10 का ए, 4 बार, बिल्कुल। तो आपके बेरिंग सागर में देख लिया जाए, फिजी में देख लिया जाए, है ना, तो ये सारे जो क्षेत्र हैं वहां विचलित होती है। अच्छा, विचलन होता क्यों है इसका भाई? इसलिए होता है क्योंकि 180 डिग्री देशांतर जो होती है, इसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसको इसीलिए अधिकांशतः सागर से गुजारा जाता है कि कहीं भी ऐसी समस्या ना आने पाए कि एक ही भूखंड पर दो अलग अलग तिथियां हो जाएं, है ना। तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है कि स्थल से ना गुजार कर इसको अधिकांशतः गुजारा जाता है आपके जलीय क्षेत्र से। कहां से गुजारा जाता है? जलीय क्षेत्र से। यहां आ रही तो यहां से यहां ले आएंगे, इधर नहीं लेकर जाएंगे। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित महासागरों में किसमें सारगैसो सागर स्थित है? सारगैसो सागर, ऐसा सागर जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है। कौन सा ऐसा सागर है जिसकी कोई स्थलीय बाउंड्री नहीं है, स्थलीय सीमा नहीं है? सारगैसो ना, बताइए कौन सा ऐसा सागर है जिसकी कोई स्थलीय सीमा नहीं है? 11 का ए, अंध महासागर। बिल्कुल छोटे लाल जी, अंध महासागर। संतोष जी, करेक्ट आंसर है अंध महासागर, है ना। अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक। कहां पर? उत्तरी अटलांटिक में। तो इसकी कोई अपनी सीमा नहीं है, तटविहीन सागर है, बिल्कुल। क्या होता है कि कनारी करंट है, इधर नॉर्वेजियन करंट है, इधर आपकी गल्फ स्ट्रीम है, इधर नॉर्थ इक्वेटोरियल है। तो इसी के बीच में एक स्थिर जलीय क्षेत्र बनता है जहां पर सारगैसम नाम की एक वनस्पति उगती है ना। सारगैसम नाम की एक वनस्पति उगती है और ये जो है क्षेत्र क्या कहलाता है? सारगैसो सी कहलाता है। इसकी अपनी जैव विविधता है, इसकी अपनी जैव विविधता है, इसकी अपनी गतिविधियां हैं। यह जो अटलांटिक महासागर की स्थिति है उससे थोड़ी सी विलग होती है। तो यहाँ पर जो कुछ जलधाराएं हैं, कुछ ओशियन करंट्स हैं, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है और उसके बाद आपकी कनारी है, गल्फ स्ट्रीम है, इन सबके चक्कर में ये क्या है, एक स्थिर जलीय क्षेत्र बन जाता है और यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति उगती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तटविहीन सागर भी कहते हैं, स्थल विहीन सागर भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए, आप लोग एकदम पढ़े हुए हैं भाई, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान आपको बताना है, ध्यान से पढ़िएगा। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। चलिए, कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? लानोज, प्रेरी, स्टेपी अथवा बेल्ट? लानोज, प्रेरी, स्टेपीज अथवा बेल्ट? चलिए बताइए। लानोज, प्रेरी, स्टेपी अथवा बेल्ट? संतोष जी बताइए, छोटेलाल संतोष जी बताइए, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है कौन सा? क्लियर तो है ना सारे घास के मैदान? कटिबंध भी आप लोगों को क्लियर है ना? 0 डिग्री से 23 डिग्री उत्तर, 23 डिग्री दक्षिण, कौन सा कटिबंध है?
उष्ण कटिबंध है। 66.5 डिग्री पर कौन सा है? शीतोष्ण है। और उससे ऊपर क्या है? 90 तक शीत है ना। तो कौन सा है भाई, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है? प्रेरी, बेल्ट, स्टेपी अथवा लानोज? चलिए हम बता देते हैं। प्रेरी आपको पता है कि मुख्यतः यूएसए, वैसे यूएसए कनाडा दोनों मान सकते हैं। तो आपको पता होगा कि ये कैसी जलवायु है? शीतोष्ण जलवायु है, तो ये तो होगा नहीं। वेल्ड कहां पर है भाई? साउथ अफ्रीका। 0 डिग्री से नीचे और मकर रेखा से भी नीचे। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये? इट्स आल्सो शीतोष्ण। स्टेपीज कहां पर है? यूरोपीय क्षेत्र। तो ये भी क्या हो जाएगा? 12 का ये। संतोष जी बिल्कुल। लानोज जो है, लानोज जो है क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा। बाकी क्या है? सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। चलिए कमेंट में बताइएगा कि लानोज कहां पर है। ठीक है, लानोज घास का मैदान कहां पर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? अच्छा ये तो यही हो गया भाई। क्या उत्तर होगा इसका? लानोज। कौन सा विशेषता चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की है? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की विशेषता क्या है? स्थिरता, तीव्र खिसकाव, मंद खिसकाव या अंतराई खिसकाव? क्या होगा करेक्ट? तो सिंपल सा प्रश्न है। चुंबकीय प्रभाव के कारण इसमें क्या देखा जाता है? तीव्र खिसकाव की स्थिति देखी जाती है। ना तो मंद होगा, ना तो स्थिर होगा और ना अंतराई होगा, बल्कि इसमें क्या स्थिति होगी? तीव्र खिसकाव की स्थिति होगी, है ना। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक पोल जो है उसकी बात कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेनेजुएला, बिल्कुल संतोष जी, वेनेजुएला इज अ करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, चीखता साठा किस तत्व का बोधक है? उच्च ज्वार का, मूसलाधार वर्षा का, तड़ित झंझा का या उच्च वेगीय पवन का? चीखता साठा। अब लोग थोड़ा जल्दी चलेंगे अब, ठीक है, हम लोग थोड़ी स्पीड में चलेंगे अब, क्योंकि हमको बहुत सारी सीरीज करानी है ना। तो ऐसे प्रश्न आपके पास तक पहुंच जाएंगे तो सही रहेगा। चलिए, चीखता साठा किस तत्व की बोधक है? चीखता साठा किस तत्व का बोधक है? बताइए। पंद्रह नंबर का आंसर करिए भाई, 15 का डी, उच्च वेगीय पवन का। बिल्कुल संतोष जी, क्या आंसर होगा? उच्च वेगीय पवन। तो हमारे जो दक्षिणी गोलार्ध हैं, दक्षिणी गोलार्ध हैं, वहां पर क्या है? स्थल भाग कम है, जल क्या है? अधिक है। जल क्षेत्र अधिक है और स्थल क्या है? कम है। तो वहां पर जो उच्च वेगी यानी जो पवनें चलती हैं, उनकी तीव्रता इतनी अधिक होती है कि वो समुद्री जल को बहुत ऊपर तक उठाती हैं और पटकती हैं। तो यहां पर एक ध्वनि उत्पादित होती है जिसको अक्षांशों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे 40 डिग्री अक्षांश पर इसको क्या कहते हैं? गरजता चालीसा कहते हैं। क्या कहते हैं? रोरिंग फोर्टीज, गरजता चालीसा। 50 डिग्री पर इसको कहते हैं प्रचंड पचासा। क्या कहते हैं? प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री पर इसको क्या कहते हैं? चीखता साठा कहा जाता है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो उच्च वेगीय पवन है उनको, क्योंकि जलीय गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा, बिल्कुल संतोष जी, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? निम्न नामों से जानते हैं। ये उच्च वेगीय पवन होती है दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि वहां पर जलीय क्षेत्र अधिक है, स्थल कम है, तो इसलिए हवाओं के मध्य कोई अवरोध नहीं होता। और जब अवरोध नहीं होता तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो एकदम प्रचंड वेग से चलती हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अलग अलग अक्षांशों पर इनकी तीव्रता अधिक होती है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे स्थल कम होता जाएगा, स्थल कम होगा तो अवरोध कम होगा, अवरोध कम होगा तो वहां पर और ज्यादा तीव्रता बढ़ती जाएगी। इसीलिए इनको निम्न जगहों पर निम्न नामों से जानते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत में
यदा कदा होने वाली जाड़े की वर्षा चक्रवातों के कारण होती है। उत्तरी भारत में यदा कदा होने वाली जाड़े की वर्षा चक्रवातों के कारण होती है, जो बंगाल की खाड़ी से आते हैं, प्रशांत महासागर से आते हैं, अरब सागर से आते हैं, अथवा भूमध्य सागर से आते हैं। बताइएगा, बताइएगा भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। देखिए, संतोष जी बताइए। पंद्रह का डी, 16 का बताइए भाई क्या होगा। 16 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ, रबी के मौसम में वर्षा होती है, यानी ठंडी में, दिसंबर जनवरी में, है ना। वो कहाँ से आते हैं, 16 का डी, भूमध्य सागर से। बिल्कुल, ये कहाँ से आते हैं, भूमध्य सागर से उठे हुए तूफान होते हैं। क्या होता है ये, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, जो कि भूमध्य सागर से चलते हैं और वहां से जल उठा लेते हैं, और जब फिर भारत पहुंचते हैं तो भारत में क्या करते हैं, दो शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। इनकी एक शाखा चली जाती है तिब्बत, और दूसरी शाखा जो भारत में प्रवेश करती है, इसके द्वारा हमारे यहाँ लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, यहां लिख लेते हैं, लद्दाख में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड में यहां बर्फबारी देखी जाती है। क्या होता है, यहां स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होती है। जबकि हरियाणा में, आपके पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में और राजस्थान में यहां पर क्या होती है, वर्षा होती है। राजस्थान में इस वर्षा को हम कहते भी हैं क्या, मावट कहते हैं ना। राजस्थान में वर्षा किस नाम से जानी जाती है, मावट के नाम से जानी जाती है। क्लियर है। तो वही जो आपके शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, जो शीतकाल में आते हैं आपके यहाँ, और उत्तरी भारत में वर्षा कराते हैं, कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी, बाकी कुछ क्षेत्रों में वर्षा। ये रबी की फसलों के लिए काफी उपयुक्त होते हैं, यानी गेहूं वगैरह की फसलों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि खेतड़ी निम्न में से किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी, आपके ऑप्शंस हैं, खेतड़ी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है भाई। टिन के लिए, सोना के लिए, तांबा के लिए, खनिज तेल के लिए। टिन, सोना, तांबा अथवा खनिज तेल, बताइएगा। टिन, सोना, तांबा, खनिज तेल। सेवेंटीन नंबर का आंसर क्या होगा, 17 का सी, संतोष जी। 17 का सी, तांबा। बिल्कुल, खेतड़ी आज से नहीं भाई, सैंधव काल से भी देखें तो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में पड़ता है ना, राजस्थान के झुंझुनू जिले में। राजस्थान के झुंझुनू जिले में जो खेतड़ी क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहां पर विश्व में, सॉरी, भारत में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिल्कुल संतोष जी, राजस्थान में है और कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम है। खनिज संसाधन की दृष्टिकोण से बताना है भाई, कौन सा है, विंध्यन, धारवाड़, दक्कन ट्रैप या बुंदेलखंड नीस। खनिज संसाधन की दृष्टिकोण से आपको बताना है कौन सा होगा करेक्ट आंसर।
व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? विंध्यन होगी, धारवाड़ होगी, दक्कन होगी या बुंदेलखंड होगी? धारवाड़। बिल्कुल संतोष जी। अगर पूछता कोयला के लिए, तो कोयला के लिए क्या हो जाती? गोंडवाना शैल हो जाती ना, गोंडवाना क्रम। लेकिन खनिज पूछा है और महत्वपूर्ण पूछा है, तो भाई धारवाड़ होगा। क्या होगा? धारवाड़। क्लियर है? इसमें सोना, तांबा, मैग्नीज, निकिल, है ना, ये सारे जो तत्व हैं ये अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो होती हैं वो क्या होती हैं? आपकी खनिज के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चट्टानें होती हैं। अगर कोयला का पूछता तो गोंडवाना शैल होती, लेकिन धारवाड़ क्योंकि खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से पूछ रहा है तो इसमें मेजरली जो होगा वो क्या होगा? आपका धारवाड़ होगा। क्लियर है? चलिए, इनका क्षेत्र कहाँ होता है? तो दक्षिण भारत के क्षेत्र होते हैं ना, कर्नाटक वगैरह वाला क्षेत्र जो है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हिमालय में सबसे गहन अपरदन होता है। सबसे ज्यादा गहन अपरदन हिमालय में कहाँ होता है भाई? 3 चीजें दे रखी हैं, 4। उच्च हिमालय में, मिडिल हिमालय में, कि शिवालिक में, कि ट्रांस हिमालय में? ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय या शिवालिक? कहां पर सबसे ज्यादा अपरदन होगा? अपरदन की प्रक्रिया कहां देखी जाएगी सबसे ज्यादा? बताइएगा। उच्च, मध्य, शिवालिक या ट्रांस? पीर पंजाल, धौलाधर, कुमायूं, महाभारत, है ना? बताइए। 19 का सी। बिल्कुल संतोष जी, शिवालिक उपांत ही होगा। सबसे लास्ट में बना है, तट और तराई का क्षेत्र है, नदियां तीव्र वेग से आती हैं और सबसे लास्ट में बना है, तो यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो अभी उतनी मजबूत अवस्था में नहीं पाई जाती, इसलिए शिवालिक उपांत में क्या होता है? सबसे ज्यादा अपरदन की समस्या देखी जाती है। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि जनवरी में तमिलनाडु मैदान में वर्षा होती है। देखिए वहां पर भी अगले पिछले प्रश्न में भी हमने देखा था शीतकाल में, है ना, ठंडी की बात की थी, लेकिन वहां क्या पूछा था कि उत्तर भारत में यदा कदा, उत्तर भारत में। यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है तमिलनाडु में, यानी दक्षिण भारत में, तमिलनाडु। तो बताइए कि कैसे वर्षा होती है भाई तमिलनाडु में? लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से, अथवा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से? किससे होती है सबसे ज्यादा वर्षा? सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है भाई? जनवरी में तमिलनाडु के मैदान में वर्षा होती है सबसे ज्यादा किस चीज से? रिटर्निंग मानसून, लौटते मानसून से। अगर पूछता कि उत्तर भारत में, तो पश्चिमी विक्षोभ हो जाता ना, पश्चिमी विक्षोभ हो जाता, लेकिन क्योंकि पूछ रहा है तमिलनाडु में, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? लौटते मानसून से, है ना? देख लीजिए इसको। तो क्या होता है कि जब सूर्य हमारा दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्ट हो जाता है, तो उस दौरान भारत में कैसा प्रेशर हो जाता है? हाई प्रेशर हो जाता है, हाई प्रेशर जोन हो जाता है। तो यहां से तिब्बती क्षेत्र से कुछ हवाएं चलती हैं, यानी मानसून, उत्तरी पूर्वी जिसको मानसून कहते हैं ना, यहां से चलती हैं, तो ये भारत से गुजरती हैं, लेकिन यहां वर्षा नहीं होती इनके द्वारा। क्यों? क्योंकि इनके पास जल नहीं है, आर्द्रता नहीं है।
लेकिन जब यही हवाएं बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती हैं तो बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरने के कारण इसमें आर्द्रता आ जाती है, जलवाष्प ये धारण कर लेती हैं और आकर तमिलनाडु के तट पर क्या कराती हैं, ये वर्षा कराती है। तो प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि भाई शीतकाल में या ठंडी में भारत के किस राज्य में वर्षा होती है? तमिलनाडु में होती है। किस तट पर होती है? कोरोमंडल तट पर होती है। तो जैसे जैसे प्रश्न बने आप उस हिसाब से कर सकते हैं कि लौटते मानसून से तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल के तट पर या चेन्नई में, जैसा भी प्रश्न रहे वैसा आपका उत्तर हो जाएगा, वर्षा होती है। पूछता है कि आंध्र प्रदेश या अन्य भारत में क्यों नहीं होती? तो आंध्र प्रदेश में इसलिए नहीं होती भाई कि आंध्र प्रदेश जो है उन हवाओं के समानांतर पड़ता है, इसलिए नहीं होती। और अन्य भारत में इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके पास जलवाष्प की कमी होती है। जब वो मैदानी क्षेत्र से यानी जब स्थलीय भाग से चलती है और जब वो बंगाल की खाड़ी पर आती है तो वो अपने साथ जल ग्रहण कर लेती है और इसी चक्कर में क्या होता है, तमिलनाडु में आपकी वर्षा हो जाती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और भारत में अगर पूछता कि सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है भाई, तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? दक्षिणी पश्चिमी मानसून जिम्मेदार है। कौन सी शाखा जिम्मेदार है इसकी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा जिम्मेदार है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा जिम्मेदार है। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डोलड्रम के लिए सही नहीं है? डोलड्रम, शांत जिसको कहते हैं ना, शांत पेटी। कौन सा कथन डोलड्रम के लिए, नमस्ते प्रतिमा जी, कौन सा जो है कथन डोलड्रम के लिए सही नहीं है? बताइएगा। डोलड्रम यह सभी देशांतरों पर मिलता है, या भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित है, या क्षीण पछुआ पवन की पेटी है, या एक उच्च वायुभार की पेटी है? ऑप्शन आपको देना है। 21 का संतोष जी बी बता रहे हैं। प्रतिमा जी आप किस तमिलनाडु? इक्कीस का ए, संतोष 21 का ए, छोटे लाल जी 21 का सी। चलिए समझ लीजिए, थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं, अभी समझेंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ये डोलड्रम पूछ रहा है यानी शांत पेटी की बात कर रहा है। ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है। क्या होता है कि 0 डिग्री पर सूर्य हमेशा लंबवत होता है, तो लंबवत होगा तो यहाँ पर कैसा प्रेशर बन जाता है? यहाँ लो प्रेशर बन जाता है ना, यहाँ लो प्रेशर जोन बन जाता है। तो लो प्रेशर जोन यहाँ पर कहाँ कहाँ तक रहता है? 5 डिग्री उत्तर में भी और 5 डिग्री दक्षिण में भी। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है वो क्या होता है? लो प्रेशर जोन होता है ना, लो प्रेशर जोन होता है। तो यहां से हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, यहां से हवाएं क्या होती हैं? गर्म होकर ऊपर उठती हैं। तो जब हवाओं का यहाँ पर ऊर्ध्वाधर प्रवाह देखा जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊर्ध्वाधर प्रवाह होगा तो यहाँ पर शांत क्षेत्र रहेगा। क्षैतिज प्रवाह रहेगा तब तो आप हवाओं को समझ पाएंगे, लेकिन क्षैतिज प्रवाह क्योंकि नहीं है, ऊर्ध्वाधर प्रवाह, इसीलिए यहाँ पर आप हवाओं को नहीं समझ पाएंगे। अब यही क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? शांत पेटी या डोलड्रम प्रदेश कहलाता है। डोलड्रम। तो पहला जो है कि यह सभी देशांतरों पर मिलता है, यहां देशांतर लिखा है, अक्षांश नहीं लिखा है। छोटे लाल जी ध्यान दीजिएगा, संतोष जी यहां लिखा है देशांतर। अगर देशांतर लिखा है तो बिल्कुल भाई सभी देशांतरों पर मिलता है। देशांतर तो जा रहे हैं ना, देशांतर तो कंप्लीटली जो ये आपका 5 डिग्री है वो सभी देशांतरों से टच हो रहा है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा कि यह सभी देशांतरों पर मिलता है। दूसरा आपका जो कथन है कि आप भूमध्य रेखा के दोनों ओर है, ये भी करेक्ट हो जाएगा भाई, 5 डिग्री उत्तर से और 5 डिग्री दक्षिण में, ये भी करेक्ट हो जाएगा। यह क्षीण पछुआ पवन की पेटी यानी लो प्रेशर जोन है ना यहाँ पर, तो बिल्कुल ये लो प्रेशर जोन है, क्षीण पछुआ पवन की पेटी है। यह एक उच्च वायुभार पेटी है या हाई प्रेशर जोन है? नहीं, ये हाई प्रेशर जोन नहीं है, बल्कि कैसा जोन है भाई? लो प्रेशर जोन है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर, करेक्ट होगा। यह उच्च वायुभार की पेटी नहीं बल्कि यह क्या है? निम्न वायुभार की पेटी है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल प्रतिमा जी, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो डोलड्रम प्रदेश जो होता है आपको पता भी होगा कि यह तूफानों आदि से सुरक्षित रहता है। यहाँ पर समुद्र शांत रहता है, कोई तूफान नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवाओं का ऊर्ध्वाधर स्तंभ पाया जाता है, उठता हुआ स्तंभ पाया जाता है। इसीलिए यह प्रदेश क्या कहलाता है? शांत या डोलड्रम प्रदेश कहलाता है। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी जोड़ी सही नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, व्यक्ति दिए हैं और उनके साथ कुछ योगदान है। हम्बोल्ट का कॉस्मॉस, टॉलमी का अल्मागस्ट, रेडजेल का लॉटेरे और रिटर का एड कुंडे। बताइए ये कौन सी रचना किसकी नहीं है भाई, बताइएगा। चलिए हम्बोल्ट, कॉस्मॉस, टॉलमी, अल्मागस्ट, रेडजेल, लाटेरे, रिटर, एड कुंडे। 22 का सी, 22 का सी बिल्कुल। रेडजेल नहीं होगा ना, लॉटेरे नहीं होगा। लॉटेरे जो है किसकी है बताइए। रेडजेल की क्या है, एंथ्रोपोजियोग्राफी है ना, एंथ्रोपोजियोग्राफी है इनकी। चलिए कमेंट में बताइए लाटेरे किसकी है भाई। फिर लाटेरे एंथ्रोपोजियोग्राफी बिल्कुल, वाल्कर कुंडे। रेडजेल को क्या माना जाता है, मानव भूगोल का भी माना जाता है ना, फ्रेडरिक रेडजेल मानव भूगोल के पिता। अल्मागस्ट तो टालमी की है ही। बताइएगा कमेंट में लॉटेरे किसकी है, ठीक है। अभी नहीं पता होगा तो बाद में बताइएगा, जब लाइव सेशन समाप्त हो जाएगा तो खोज के बताइएगा जिससे आपको याद भी हो जाए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि विषुवत रेखीय प्रदेश में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है, भूमि सर्वाधिक उपजाऊ है, जल की बहुलता है, इस क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व अधिक होता है। बताइएगा क्या करेक्ट होगा भाई, क्या करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वृक्ष अधिक लंबे होते हैं, क्यों होते हैं भाई, क्या ऐसा रीजन है क्यों लंबे होते हैं। तेईस का ए, उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। चलिए और लोग बताइए, और लोग बताइए भाई। प्रतिमा 23 का ए, 60 मीटर। चलिए बिल्कुल करेक्ट क्या होगा कि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है, क्योंकि पौधे के लिए मेन क्या होता है। देखो विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है कि तापमान सदैव होता है, हमेशा 12 घंटे का दिन होता है, 2 से 4 के बीच यहाँ पर वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है ना 2 से 4 के बीच। तो यहाँ जल बहुत ज्यादा होता है, जल बहुत ज्यादा होता है ना। वृक्ष यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं, वृक्षों का घनत्व जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में वृक्षों को अगर अपना भोजन बनाना है तो जाहिर सी बात है उनमें एक प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी कि वह पहुंच जाए ऊंचाई तक, जिससे उनके पत्तियों को सूर्य की रोशनी प्राप्त हो जाए और वो भोजन का निर्माण कर सके। इसीलिए पौधों में एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होती है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम है ना, जंगल में यही तो नियम चलता है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो जितना अच्छे से सर्वाइव करेगा, जो जितना अच्छे से बढ़ेगा उतना अच्छा सूर्य ताप पाएगा। अगर सूर्य का ताप नहीं पा रहा है तो क्योंकि जल की बहुलता भी यहाँ पर ज्यादा होती है, जल की बहुलता होती है तो उसकी जड़ें क्या हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे वितान पाए जाते हैं ना, और वृक्ष काफी ऊंचे पाए जाते हैं। लेकिन लकड़ियां इनकी कैसी होती हैं, बहुत कठोर होती हैं, यानी ये आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। भूमध्य जो विषुवत रेखीय जो प्रदेश के वृक्ष होते हैं ना, बहुत डेंस होते हैं, दूसरी बात बहुत कठोर होते हैं, तो फर्नीचर वगैरह के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बिल्कुल करेक्ट क्या होगा कि उन्हें सूर्य की रोशनी अधिक पाने की होड़ होती है। क्लियर है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य अटलांटिक रिज किस प्रक्रिया से निर्मित हुई है। मध्य अटलांटिक रिज किस प्रक्रिया से निर्मित हुई है, वलन से, भ्रंशन से, मलबा का एकत्रण से या प्लेट विस्थापन से।
बताइएगा किससे हुआ है? बताइए। मध्य अटलांटिक रिज किस प्रक्रिया से निर्मित हुई है? मध्य अटलांटिक रिज के बारे में हमने देखा था ना, जिसको हम चैलेंजर राइज, डॉल्फिन राइज, विविल थॉम्सन आदि आदि नाम से जानते हैं ना। अटलांटिक महासागर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिस महाद्वीपीय कटक का विस्तार है उसको क्या कहते हैं? मिडिल ओशियनिक रिज कहते हैं ना, मध्य अटलांटिक रिज कहते हैं। और इसका निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है बताना है आपको। 24 का डी, प्लेट विस्थापन से। बिल्कुल, प्लेट विस्थापन इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? प्लेट विस्थापन। आपको पता है कि प्लेटें तीन तरीके से चलती हैं ना, एक तो पास आ सकती हैं, कन्वर्जन होगा, एक डाइवर्जन होगा, और एक साथ साथ चलती हैं, समानांतर चलती हैं। तो जब प्लेटों में अपसरण हो रहा होगा, डाइवर्जन हो रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? दो प्लेटें अपसरित हो रही हैं तो नीचे से जो मैग्मा है वह पृथ्वी के सतह पर आएगा। तो ऐसे ही अटलांटिक सी में क्या होता है कि डाइवर्जन होने के कारण दोनों प्लेटें दूर जा रही हैं। एक आपकी जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट है और एक आपकी यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों प्लेटें क्या हो रही हैं? एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो ऐसे में क्या होगा कि नीचे से मलबा ऊपर आएगा, यानी सॉरी मैग्मा ऊपर आएगा, और जब मैग्मा ऊपर आ जाएगा तो उस मैग्मा के जमाव के कारण वहां पर क्या बनेगा? एक कटक का निर्माण होता जाएगा। तो इसका क्या सही करेक्ट आंसर होगा भाई? प्लेट विस्थापन। तो इसमें कौन कौन सी प्लेटें जिम्मेदार होती हैं? आपकी उत्तरी अमेरिकी प्लेट जिम्मेदार होती है, आपकी यूरेशियन प्लेट जिम्मेदार होती है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट जिम्मेदार होती है, और अफ्रीकन प्लेट जिम्मेदार होती है। ये प्लेटें क्या हो रही हैं? दूर जा रही, दूसरे से डाइवर्स हो रही हैं, और इस चक्कर में वहां पर मैग्मा के जमाव के कारण सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, और सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है तो वहां पर नई आकृति बन रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? मध्य अटलांटिक रिज के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है। दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु पूछ रहा है। सर्वोच्च बिंदु कौन सा? यानी अनाई मुड़ी की बात कर रहा है वो। अनाई मुड़ी को पूछ रहा है कि अनाई मुड़ी कहां स्थित है भाई? दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अनाई मुड़ी कहां स्थित है? अपसारी प्लेट। बिल्कुल प्रतिमा जी, कहां स्थित है अनाई मुड़ी? सह्याद्री में, नीलगिरी में, इलायची पहाड़ी में, अथवा अन्नामलाई में? सह्याद्री। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। और सह्याद्री को कौन सी लाइन डिवाइड करती है दो भागों में? 16 डिग्री। कहां से जाती है? गोवा से जाती है ना। उत्तर में उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण में दक्षिणी सह्याद्री। नीलगिरी के विषय में जानते ही हैं आप। उत्तरी और पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलकर जहां मिलन बिंदु जो है वही क्या है? नीलगिरी नॉट है। इसके बाद नीचे जो विस्तार है वो अन्नामलाई और इलायची के नाम से जाना जाता है। यहीं पर अन्नामलाई से होती हुई एक पलानी पहाड़ी भी निकली हुई है। चलिए बताइए क्या है संतोष जी? 2695 मीटर, और आंसर आपका है डी, 25 का डी। बिल्कुल अन्नामलाई श्रेणी में है ना। तो अनाई मुड़ी किस श्रेणी में स्थित है? अन्नामलाई में स्थित है। जबकि दूसरी चोटी की बात करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट पीक की बात करेंगे, तो कौन सी है वो? दोदा बेटा है। और दोदा बेटा कहां पर है भाई? दोदा बेटा आपकी नीलगिरी में है ना, नीलगिरी में। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपको कुछ माउंटेन्स दे रखे हैं, कुछ पर्वत दे रखे हैं, और उनकी उत्पत्ति के आधार पर उनको बताना है कि वो किस प्रकार के पर्वत हैं। चलिए, अरावली, ब्लैक फॉरेस्ट, माउंड। माउंड जो होता है वो ज्वालामुखी पर्वत होता है, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वतों को, तो इसमें आप फ्यूजियामा, किलिमंजारो जिसको लेना चाहें ले सकते हैं, और विंध्य। कुछ ये पर्वत दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि निम्न में से किससे ये सही सुमेलित हैं। ज्वालामुखी पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं अथवा ब्लॉक पर्वत है। 26 का बी। बी। चलिए देखते हैं इसको क्या एक ही ऑप्शन से मिल पाता है, एलिमिनेशन प्रोसेस में लग पाता है कि नहीं। अरावली, अरावली को लाते हैं, किससे मिलाते हैं? अवशिष्ट पर्वत से ना, रेजिडुअल माउंटेन है ना, प्री कैम्ब्रियन काल का पर्वत है ये भाई। किस काल का है? प्री कैम्ब्रियन काल का। भारत के सबसे वृद्ध पर्वतों में से एक है, और इस समय किस पर्वत का उदाहरण है ये? रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। एक्चुअल में ऐसे ये वलित पर्वत था,
लेकिन अभी ये अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में है, क्योंकि इस बहुत ज्यादा इरोजन हो चुका है ना, अपरदन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो अरावली का विस्तार कहां से कहां तक माना जाता है? गुजरात से चलता है और कहां तक जाता है? दिल्ली तक जाता है ना, लगभग 800 किलोमीटर में। दिल्ली में इसको क्या कहते हैं? दिल्ली कटक, रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं। और राजस्थान में इसको मारवाड़, जरगा, हर्षनाथ, माउंट आबू आदि आदि नामों से जाना जाता है ना। तो अरावली मिलेगा 2 से, ए मिलेगा 2 से, और निम्न में केवल एक ही ऑप्शन बी मिल रहा है 2 से। तो बस यहीं से आपका करेक्ट हो गया भाई। इसका मतलब ये अरावली के सेंस में ही जानना चाहता था। ब्लैक फॉरेस्ट आपका ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं? अवरोधक जिनको कहते हैं ना। मान लीजिए कोई प्लेट है, इसका इतना भाग नीचे धंस जाए, इतना भाग नीचे धंस जाए, तो ये वाला जो क्षेत्र होगा ये सब नीचे चली गई, तो ये क्या होगा? ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। या ये ऊपर आ जाए, ये ऊपर आ जाए, तो यहाँ के लिए ये दोनों ब्लॉक हो जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। तो ये हो जाएगा आपका ज्वालामुखी पर्वत, और विंध्य हो जाएगा आपका वलित पर्वत। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हडसन मोहाक घाटी स्थित है। हडसन मोहाक फ्रांस में, यूनाइटेड किंगडम में, संयुक्त राज्य अमेरिका में अथवा कनाडा में? कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। हडसन मोहाक की बात कर रहा है। हडसन रिवर भी है यहीं पर कहीं ना, हडसन रिवर, मोहाक रिवर भी है, हडसन रिवर भी है। तो हडसन और मोहाक ये कहां पर है भाई? 27 का सी, छोटे लाल जी 27 का सी, बिल्कुल। हडसन मोहाक घाटी कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। किस साइड में है भाई? तो पूर्वी अमेरिका में ना, पूर्वी अमेरिका के साइड में है हडसन मोहाक घाटी, जो हडसन और मोहाक नदियों के क्षेत्र में बनती है। न्यूयॉर्क के पास है ना। न्यूयॉर्क के बारे में पूछा जाता है, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है भाई? न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है बताइएगा। छोटे लाल जी, प्रतिमा जी, संतोष जी, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? और ऐसे लगे हाथ ये भी बताइएगा कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर है? चलिए बाद में आप लोग करते रहिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक शुद्ध जल भंडार स्थित है। विश्व का सर्वाधिक शुद्ध जल भंडार, सर्वाधिक शुद्ध जल भंडार कहां स्थित है? ग्रीनलैंड में, अंटार्कटिका में, हिमालय में कि आल्प्स में? ग्रीनलैंड, आल्प्स, अंटार्कटिका अथवा हिमालय। जैसा कि पता है, अगर हम पूरे जल को 100 यूनिट मान लें, अगर हम पूरे जल को 100 ग्लास मान लें, यूनिट नहीं ग्लास मानिए, चलिए, तो इस 100 ग्लास में 97 ग्लास जो है वो आपका पीने लायक जल नहीं है। कहां पर है ये आपके सी में है, समुद्रों में है ना। 97 ग्लास जल जो है 100 ग्लास में से, पूरी पृथ्वी पर जो जितने जल के स्रोत हैं उनमें 97% जो जल है वो कहां पर है? सॉल्टी वाटर है, उसको आप पी नहीं सकते हैं। क्लियर है। और 2% जो जल है आपका वो क्या है? वो जमा हुआ है हिमखंडों के रूप में, ग्लेशियरों के रूप में, हिमखंडों के रूप में जमा हुआ है। ठीक है, 28 का बी। 1% जल जो है इसी में सब समाहित है, इसी में आपका भूमिगत जल है। यानी आपके टोटल 100 ग्लास में 99 ग्लास आपके पास इजिली अवेलेबल नहीं है। आपको प्यास लगेगी तो आप अंटार्कटिका नहीं जाएंगे ना, प्यास लगेगी तो चलो भाई ग्रीनलैंड चलते हैं वीजा उजा लेके और ले आते हैं वहां से एक बर्फ का टुकड़ा, उसको पिघला के जल ग्रहण करेंगे। नहीं, क्या करेंगे आप इन्हीं जल को ग्रहण कर पाएंगे जो आपके पास 1 ग्लास है। और उसी 1 ग्लास जल में क्या कर रहे हैं? कोई अपनी भैंस धो रहा है, कोई अपनी बकरी धो रहा है, कोई अपनी गाड़ी धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और बहुत ज्यादा जल को बर्बाद किया जा रहा है ना। तो 1% जल हमारा भूमिगत जल, नदियों का जल, तालाबों का जल। तालाबों वगैरह में आप देख ही रहे हैं, नदियों में आप देख ही रहे हैं। आप चाहे जो नदी देखें, भारत की अधिकांश नदियां क्या हैं? पॉल्यूटेड हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका में।
क्लियर है, अंटार्कटिका में है। क्लियर, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है मालदीव, मेडागास्कर, लक्षद्वीप और सुमात्रा। मुमात्रा नहीं भाई, सुमात्रा है, ठीक है, सुमात्रा। हिंद महासागर के द्वीपों के बारे में बात कर रहा है। चलिए बताइएगा कौन सा ऐसा द्वीप है जो हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। द्वीप तो सभी हिंद महासागर में है, पर सबसे बड़ा कौन सा है। लक्षद्वीप के विषय में हमने देखा ही था, अरेबियन सी में आपके स्थित है। इसमें कितने द्वीप है भाई, 32 वर्ग किलोमीटर में है ये, और इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है, 36 है ना, 36। बिल्कुल संतोष जी, मेडागास्कर करेक्ट आंसर होगा। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर है, जो कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर दिखाई पड़ता है। तो मेडागास्कर क्या हो जाएगा आपका, मेडागास्कर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर विश्व का पूछते तो क्या हो जाता, ग्रीनलैंड हो जाता। विश्व का पूछते तो क्या हो जाता, अटलांटिक महासागर में स्थित ग्रीनलैंड, और न्यू गिनी दूसरे नंबर पर, बोर्नियो तीसरे नंबर पर। बोर्नियो किस पर हो जाता, तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा मेडागास्कर, जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, साथ ही या विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है ग्रीष्म संक्रांति के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। ग्रीष्म संक्रांति के बारे में बात कर रहा है भाई, समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक की बात करते हैं ना, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। सूर्य कर्क रेखा पर होता है ऐसी अवस्था में, सूर्य मकर रेखा पर होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। बताइए, चलिए क्या करेक्ट होगा ग्रीष्म संक्रांति के बारे में। मोशन ऑफ अर्थ आपने होगा, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियों से संबंधित सवाल है ये, पृथ्वी की गतियों से संबंधित सवाल है। चलिए बताइए, 30 का सी, 30 का सी, 30 का सी, 1 एंड 3, 1 एंड 3 आप लोगों के लिहाज से 1 एंड 3 है अगर, तो क्या होगा, 1 मतलब सूर्य कर्क रेखा पर होता है। चलिए 3 क्या है भाई, 3 है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। चलिए देख लेते हैं इसको एक बार हम लोग, है ना, 21 जून, बिल्कुल प्रतिमा जी। हम अगर बात कर रहे हैं पृथ्वी के, तो ये देखिए हमारा सूर्य है, ठीक है। अब 4 अवस्थाएं होती हैं पृथ्वी की गतियों में, 4 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है हमारी 21 मार्च की अवस्था, एक अवस्था हमारी होती है 21 जून की अवस्था। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 और 23 दिसंबर, ठीक है, 22 और 23 दिसंबर, ये 4 अवस्थाएं हमको देखने को मिलती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो अवस्था होती है, वहां पर सूर्य क्या होता है, भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। कहां पर लंबवत होता है भाई, भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, इक्वेटर पर आपके लंबवत होता है। तो भूमध्य रेखा पर जब लंबवत होता है तो एक स्थिति बसंत विषुव कहलाती है, एक स्थिति शरद विषुव कहलाती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है ना, शरद विषुव और वसंत विषुव कौन सी अवस्था होती है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। जबकि 21 जून की अवस्था में क्या होता है कि सूर्य हमारा कर्क रेखा पर लंबवत होता है। किधर लंबवत होता है भाई, कर्क रेखा पर लंबवत होता है। तो जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है तो बिल्कुल पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, ग्रीष्म संक्रांति में सूर्य कर्क रेखा पर होता है। ठीक है, अब आते हैं और आगे। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा तो जाहिर सी बात है, अगर सूर्य हमारा कर्क रेखा पर लंबवत होगा तो कर्क रेखा हमारी उत्तरी गोलार्ध की 23.5 डिग्री है ना, तो यहां पर सूर्य लंबवत होगा तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध को सूर्यातप की मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी या प्रकाश ज्यादा प्राप्त होगा। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी होगी। बिल्कुल प्रतिमा जी, 21 मार्च को वसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब सूर्य हमारा इधर लंबवत होगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी होगी, लगभग 14 घंटे का दिन होगा, और रात की अवधि क्या होगी, छोटी होगी। तो तीसरा हमारा जो ऑप्शन था कि दिन बड़ा होता है, तो 21 जून को बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है।
और इसी के विपरीत स्थितियां होती हैं अलग स्थिति में। वो हम जब लोग पढ़ेंगे प्रॉपर क्लास को तब देखा जाएगा कि हमारे अन्य स्थिति में, यानी जब सूर्य मकर रेखा पर होता है, दिसंबर वाली अवस्था में होता है, तब क्या स्थिति होती है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा कि सूर्य कर्क रेखा पर होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा आज का हमारा सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। हम लोग फिर अगले श्रृंखला में मिलेंगे जिसमें विषयों के प्रश्नों को और सामान्य धन के प्रश्नों को समाहित करके चलेंगे। वो आपके दोनों लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आप उसको विषय में भी सम्मिलित कर सकते हैं और अपने सामान्य धन के दृष्टिकोण से भी उसको देख सकते हैं। तो एग्जाम जैसे एलटी शुरुआत हो ही गई है, आगाज हो गया भाई। ईबीएस सॉरी केबीएस और एनबीएस भी आपका आने वाला है। और इस समय तो भरमार पड़ी हुई है ना उत्तर प्रदेश में, और केंद्र स्तर पर बहुत ज़्यादा शिक्षक भर्तियां आई हुई हैं। तो आप लोग लगातार बने रहिए। हम लोग निश्चित तौर पर बहुत बेहतर तरीके से सारे सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे और उन सबकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे। फिर जब आपका पेपर हो जाएगा तो हम आपको ये भी दिखाएंगे कि देखिए आपको इस बैच से क्या क्या फ़ायदा हुआ है, और निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और उस अंतिम श्रृंखला में अपना नाम बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहिए जिसके लिए आपके माँ बाप सपने देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।